आखिर क्या होगा एगेड इंसिडेंट और आखिर कैसे ये आर्क एंड होगी। इस वीडियो का सेकंड पोर्शन उस पे तो बेस्ड होने वाला है, लेकिन उससे पहले वन पीस चैप्टर 1104 में कुछ ऐसा होने वाला है। मानो भाई ओडा सेंसे के राइट हैंड में उनकी राइटिंग स्किल्स तो है ही, लेकिन उनके लेफ्ट हैंड में एक ऐसा बॉम्ब है जिसको भाई वो इस चैप्टर के अंदर ड्रॉप करेंगे। क्योंकि भाई आखिर इस साल का पहला चैप्टर जो होने वाला है, जहाँ पे वन पीस के एनिमे ने तो भाई ऐसी शुरुआत करी है जिसकी वजह से वन पीस का एपिसोड 1089 कुछ ही घंटों के अंदर हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन गया वन पीस का। सो वैसे ही ये चैप्टर भी भाई कुछ कम नहीं होने वाला, क्योंकि इतने बड़े फ्लैशबैक के बाद हम दो चीजें तो भूल ही गए थे। एक तो है भाई एंशिएंट रोबोट और एक है वो ब्लैकबीड की शिप जिसको हमने एकेड के अंदर आते हुए देखा था। सो अगर तुम ये वीडियो चैप्टर 1104 के बाद देख रहे हो तो तुम भाई सेकंड पोर्शन तक स्किप कर सकते हो, पर अगर तुम्हें देखना तुम फिर भी देख सकते हो। सो अभी के लिए मैं बात करूंगा कि चैप्टर 1103 आखिर कैसे कनेक्ट करेगा चैप्टर 1104 से, और उस चैप्टर का कुछ मिसअंडरस्टूड जो पार्ट था वो भाई एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मेनली बॉनी की पावर्स के बारे में है। सो अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाता हूँ। जब बॉनी काफी छोटी बच्ची थी और खाना तक नहीं खा सकती थी, तब सैटर्न ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहां उसने एक डेल फ्रूट लिया टोशिटोशी नोमी, जिसको तुम एजेड फ्रूट भी कह सकते हो। तो सैटर्न ने उस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट या फिर जूसी मान लो वो भाई निकाल के बॉनी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या बिना डेल फ्रूट को खाए भी उसकी पावर्स मिल सकती हैं या फिर नहीं। सो भाई ये जो एक्सपेरिमेंट था वो तो सक्सेसफुल रहा, जैसा कि हम प्रेजेंट टाइम में देख ही सकते हैं। लेकिन जिस डेल फ्रूट का यूज किया गया था या फिर जिसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया था वो भाई यहाँ पे वेस्ट हो गया था, यानी कि कोई दूसरा पर्सन उसको खाता भी तब भी उसकी पावर्स उसे नहीं मिलती। सो अब बॉनी के पास एज डेल फ्रूट की पावर्स है, यानी कि वो अपनी और लोगों की एज को मैनिपुलेट कर सकती है इसी वजह से। लेकिन भाई इस डेल फ्रूट की एक एबिलिटी या फिर एक टेक्निक कह लो वो थी बॉनी के पास, जो कि है डिस्टॉर्टेड फ्यूचर, जिसकी वजह से जो यूजर है वो अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता है अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे बॉनी सोचेगी कि मैं जाइंट बन जाऊं, मैं नीका फॉर्म में आ जाऊं, मेरी बॉडी बुखाने जितनी बड़ी हो जाए और मैं नीका बन जाऊं, ये सब चीजें। पर भाई ये जो टेक्निक है वो बस बॉनी की बॉडी कंडीशन को चेंज कर सकती है। अब मान लो बॉनी सोचेगी मेरे हाथ में फायर पावर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर्स उसकी बॉडी को चेंज करके नहीं मिल सकती उसे। वैसे यहाँ पे बॉनी चाहे तो नीका फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आखिर भाई नीका क्या है, रबर की पावर के साथ उसका व्हाइट फॉर्म ही तो है। लेकिन क्योंकि अभी के टाइम में बॉनी लूफी के व्हाइट फॉर्म और निका के बीच में कनेक्शन नहीं समझ पाई है, तो इसलिए बस अपनी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को रबर जैसा बना सकती है और उसको ऐसे यूज कर रही है। अगर उसे पता होता है इसके बारे में तो शायद वो निका की तरफ व्हाइट कलर में भी कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन भाई इस फ्रूट का एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि ये यूजर की इमेजिनेशन पे वर्क करता है। तो यूजर को जितना रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क समझ आएगा, यानी कि वो जितना मैच्योर होता जाएगा उतना ही डेल फ्रूट वीक होता जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पे बिलीव होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। और यहाँ इसी वजह से बॉनी निका में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो उस लेजेंड में बिलीव खोती जा रही थी। ऑल्दो उसने कुमा की मेमोरीज तो देख ली थी, लेकिन भाई कुमा को भी बस लगता था कि जो लूफी है बस वो निका की तरह एक्ट करता है, और असल में जो निका है वो बस एक लेजेंड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो इसी चीज ने बॉनी का बिलीफ निका के ऊपर कम कर दिया था, क्योंकि they didn't know Nika was actually a devil fruit, or maybe you can say will inside a certain devil fruit. सो खैर अभी चैप्टर 1104 की बात करते हैं, जहाँ पे इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो तो भाई कुमा को पंच होने वाला जो सैटर्न को मारेगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पंच इन वन पीस, और यू कैन से इन द होल एनिमे इंडस्ट्री। जहाँ पे अगर ये पंच लैंड होता है और अगर इसका इम्पैक्ट तगड़ा रहा, फिर तो भाई मैं डेफिनेटली इस पंच को लूफी पंच कार्लो से ऊपर रैंक करने वाला हूँ। और आखिर करो भी क्यों ना भाई, साले सैटर्न ने इतने सारे कांड जो करे हैं कुमा के साथ। वेल अब देखो, अगर ये पंच पड़ता है, जो कि मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि पड़े, तो भाई हमें पता है कि अगर सैटर्न कितना भी इंजर्ड हो जाए, ही कैन डेफिनेटली हील हिमसेल्फ, क्योंकि जब भाई बॉनी उसके अंदर कटाना डाल दी थी तब भी उसने काफी जल्दी अपने आप को हील कर लिया था। सो एक पंच की डैमेज को तो काफी जल्दी हील कर सकता है, जिसके बाद हम सैटर्न की आंखों से रोकने वाली पावर्स और सर को भाई उड़ा देने वाली पावर्स को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन भाई सुनो जरा, अगर ये पावर डेल फ्रूट की पावर्स हैं, तो मे बी जो कुमा आर्मामेंट पंच मार रहा है वो भाई इसको नलीफाई कर दे, क्योंकि भाई हम पहले ही जान चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हाकी होती है वो भाई डेल फ्रूट की पावर्स को नलीफाई कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तभी वर्क करता होगा जब जो डेल फ्रूट पावर्स हैं वो भाई यूजर की बॉडी को अफेक्ट कर रही होंगी। लाइक जैसा कि हमने लॉ के केस में देखा था कि भाई डेल फ्रूट पावर्स की वजह से लॉ भाई यहाँ पे लड़की बन गया था, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे चेंज हुई थी, तो उसने हाकी को यूज करा और भाई वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। सो मे बी यहाँ पे कुमा उसकी इस पावर को नलीफाई करके उसको भाई यहाँ पे पंच मारे। लेकिन भाई अगर ऐसा होता है फिर तो भाई मेरा क्वेश्चन है सांजी के लिए कि क्या भाई वो सैटर्न की पावर्स को नहीं रोक सकता,
क्योंकि भाई हाकी तो उसके पास भी है, जिसका भाई मुझे लगता है एक मतलब तो ये हो सकता है कि ये जो सैटर्न की पावर्स हैं वो बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करती बल्कि एक ऑरा फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो सामने वाला यूजर है, जो सामने वाला अपोनेंट है, वो भाई एक जगह पे रुक जाता है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जब तक तुम कॉन्शियसली हाकी यूज ना करो तब तक भाई जो डेडफुट की पावर्स है वो नलिफाई ना हो। वेल कॉन्शियसनेस की बात कर रही है तो आखिर कैसे भाई कुमा हाकी को यहाँ पे यूज कर पा रहा है और आखिर कैसे वो बॉनी को पहचान पा रहा है, इवन तो यहाँ पे उसकी जो पूरी मेमोरीज है और जो उसकी कॉन्शियस है उसके इरेज कर दिया गया था। वेल अगर इसका आंसर भाई ओडा सेंसे फादर्स लव भी दे तब भी भाई मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, क्योंकि भाई सब चाहते थे कि जो कुमा है वो बॉनी को बचाने के लिए आए और सब वही चीज देख रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कोई इस चीज पे कंप्लेन करने वाला है। लेकिन देखो यार, चाहे इस चैप्टर में हो या फिर आगे जाके हो, आई थिंक कुमा की डेथ के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि अभी तक उसका कैरेक्टर ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया है जहां भाई चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना वन पीस और जेजेके का मोटो बन गया है अब तो। सो इस चैप्टर से शुरुआत होगी सैटर्न वर्सेस कुमा फाइट की, जहां पे सैटर्न काफी एडवांटेज में है, क्योंकि यहाँ पे कुमा काफी इंजर्ड तो है ही, लेकिन सैटर्न के पास एक ऐसा बटन है जो कि भाई कुमा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है, जो कि मे बी जिस हिसाब से कुमा का पंच देख के सैटर्न की फटी थी, यहाँ भाई सैटर्न ज्यादा देर नहीं करेगा उसको यूज करने में। सो अभी थोड़ी देर के लिए इस फाइट से फोकस दूसरी जगह डालते हैं और अब बात करते हैं कि अगर ये पंच लैंड हुआ फिर तो भाई जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो भाई सैटर्न के चंगुल से छूट सकते हैं। सो वो लोग छूटते ही यहाँ पे बाकी मरीन से फाइट करेंगे और जो अपने वेगापंक दद्दू हैं वो भाई बॉनी को जाके संभालेंगे। अब यहाँ पे कौन किससे फाइट करेगा, आई थिंक भाई वो सोचना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सांजी और फ्रैंकी ऐसे स्ट्रॉ हेड्स हैं वो भाई इजीली 2 से 3 भाई एडमिरल से फाइट कर सकते हैं, आई मीन वाइस एडमिरल से फाइट कर सकते हैं। एडमिरल थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल जो वाइस एडमिरल्स हमें देखने को मिले वो तो भाई एकदम फुद्दू फुद्दू लग रहे थे। अगर भाई कोई स्ट्रॉन्ग निकल के आ गया तो वो अलग बात है। और अभी यहाँ पे काको और जो सारे सेराफिम्स हैं वो भाई बबल के अंदर कैद हैं। यहाँ पे जो स्टसी है वो स्ट्रॉ हेड्स का साथ दे रही है, और रही बात लूची की, उसको तो भाई अपने जोरो सेंपाई संभाल ही लेंगे। सो अब बस बचता है किज़रू, जिसे देख के भाई एक डाउट तो हो रहा है, विल ही एक्चुअली फाइट स्ट्रॉ हेड्स, क्योंकि हमने उसको देखा था कि भाई वो वेगापंक, बॉन या सेंटमारो की चिंता कर रहा था, और भाई हमने देखा कि लूफी को भाई यहाँ पे किसी ने खाना ला के दे दिया है। तो सब लोग यहाँ पे यही कह रहे कि मे बी वो पर्सन किज़रू हो सकता है, क्योंकि जस्ट हमने उस पैनल के बाद देखा था कि जो किज़रू है वो भाई दीवार का सहारा लेके बैठ गया है, यानी कि अब वो थोड़ा रिकवर तो हो चुका है और इधर उधर जा सकता है। सो मे भी हो सकता है कि उसी ने भाई चुपके से लूफी की मदद करी हो, क्योंकि यहाँ पे लूफी खाना मांग रहा था और यहाँ पे किज़रू ने सोचा होगा कि अगर मैं इसे चुपके से लाके खाना दे दूंगा तो मे भी ये बॉनी को बचा पाएगा। वेल भाई अगर सही बताऊं तो इस आर्क के अंदर किज़रू का जो बिहेवियर था उसे देख के तो भाई बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये काम भाई किज़रू का ही है और वही स्ट्रॉ हेड्स की मदद कर रहा है। लेकिन भाई आई नो फॉर श्योर कि यहाँ पे जो किज़रू है वो भाई मरीज को छोड़ के स्ट्रॉ हेड्स के साथ नहीं देने वाला, या फिर तुम लोग अभी कहने लग जाओ कि जो किज़रू है वो स्ट्रॉ हेड के साथ जुड़ जाएगा और स्ट्रॉ हेड किज़रू बन जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे किज़रू ने मदद करी भी होगी तो यहाँ पे प्रिटेंड करेगा कि उसने कुछ भी नहीं करा और यहाँ पे वो स्ट्रॉ हेड से फाइट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो फूड है वो लूफी को किज़रू ने नहीं दिया, फिर जो एक पॉसिबिलिटी है वो भाई कैरिबू बन सकता है, क्योंकि उसके पास जो डेलफुट पावर्स हैं वो भाई इजीली स्नीक इन कर सकता है और लूफी को खाना भी दे सकता है, क्योंकि स्टोरेज भी वो कर सकता है अपनी डेलफुट पावर्स की मदद से। सो अभी इन सब चीजों को छोड़ो, यहाँ पे सिंपल पॉइंट ये है कि लूफी को भाई खाना मिल चुका है और वो काफी जल्दी रिकवर कर पाएगा अपने आप को, यानी कि भाई काफी जल्द हमें सैटर्न वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिलेगी। और इससे पहले कि यहाँ पे सैटर्न कुमार बॉनी को हार्म करे, यहाँ पे भाई बीच में आ जाएगा लूफी, कंसीडरिंग कि अभी भाई यहाँ पे किज़रू लूफी से फाइट नहीं करेगा और यहाँ पे वो प्रिटेंड करेगा किसी और से फाइट करने का। सो मे भी यहाँ पे किज़रू से फाइट करेगा भाई सांजी, और यहाँ पे भाई किज़रू डेफिनेटली भाई फुल पावर में फाइट कर सकता है सांजी से, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न अकेला सा बंदा नहीं है भाई जिसके पास रीजनरेटिव पावर्स हैं। सो आई कैन सी दिस चैप्टर एंडिंग विद लूफी स्टैंडिंग अप, और यहाँ पे वो गियर 5 में आ जाएगा। लेकिन रुको जरा भाई, इन सब चीजों से हटके मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी शेयर करने वाला हूँ जिसको लेके ये भाई आर्क जो है काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है, और वो है मंकी डी ड्रैगन। अब देखो हमें वैसे तो पता है जब भाई एगेन स्टार्ट हुआ था तब जो ड्रैगन था वो कंबा का किंगडम में था, लेकिन जो चैप्टर 1104 में हमने ड्रैगन का पैनल देखा वो भाई उस टाइम का था जब कुमा जस्ट वहां से भाग गया था, यानी कि शायद से ड्रैगन को जिस टाइमलाइन में शो किया गया है वो भाई एक्चुअली थोड़े पास्ट का हो, मे बी जस्ट जब एकेड बैरिकेडिंग की न्यूज निकल के आई थी या फिर उससे भी पहले, यानी कि जब ड्रैगन ने भाई जस्ट वेगापंक से बात करी थी। और भाई यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे ड्रैगन को अंदाजा है कि आखिर कुमा कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुमा के मैच में जाने की बात ठुकरा दी थी और वो काफी श्योर होकर कह रहा था कि वो कहीं और जा रहा है। स्पेसिफिकली कहूँ तो भाई वो एगेड के अंदर जा रहा था, ऐसा यहाँ पे ड्रैगन कहना चाहता है। सो भाई अभी भी हम ड्रैगन के एगेड में आने की पॉसिबिलिटी को सामने रखते हैं, जहाँ पे मे भी अगर एगेड इंसिडेंट का आउटकम सैटर्न की डेथ हुआ
तो भाई यहाँ ये जो न्यूज है ये छपेगी कि स्ट्रॉ हैट क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी ने मिलकर एक गोरेसे को मार दिया है, जो कि एक शॉकिंग न्यूज होगी पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसा कि एगहेड इंसिडेंट के आउटकम को डिस्क्राइब किया गया है। वेल भाई एगहेड में आने की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो हम उस ब्लैकबीड की शिप को कैसे भूल सकते हैं, जो कि 20 से भी ज्यादा चैप्टर भाई पहले हमने देखा था, जो कि एगहेड के अंदर आ रही थी। सो भाई आखिर उस शिप का क्या, आखिर उस शिप में कौन था और आखिर ब्लैकबीड का क्या मकसद है। सो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर उस शिप में ब्लैकबीड का कोई मेंबर है तो भाई वो हुआ कैटेरिना और लैफिटे, क्योंकि जब हमने देखा था हाचिनोसु का सीन तब भाई वहाँ पे दोनों मिसिंग थे, और जब हमने ब्लैकबीड वर्सेस लॉ की फाइट देखी तब भी भाई वहाँ पे दोनों मिसिंग थे। तो उन दोनों के यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। अब भाई उनके मोटिव की बात करें तो क्या पता यहाँ पे वो वेगापंक यॉर्क को लेने के लिए आए हों, क्योंकि एक वेगापंक का ब्रेन ब्लैकबीड के पास होना उससे भाई काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, कंसिडरिंग द पावर वी जस्ट विटनेस इन द एनिमे द मदर फ्लेम वेपन। और यहाँ हमने यॉर्क को उसके सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हुए देखा था, क्योंकि गवर्नमेंट उसे भी मार सकती है या फिर उससे स्लेव की तरह काम करवा सकती है। सो मे बी ब्लैकबीड वाज एन ऑप्शन फॉर यॉर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग। सेकंड भाई जो पॉसिबिलिटी है वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि उस शिप के अंदर ब्लैकबीड का कोई मेंबर नहीं होगा, बल्कि उस शिप के अंदर होंगे लॉ और बेपो, क्योंकि जस्ट हमने देखा था कि जो लॉ है वो काफी ग्रेवली इंजर्ड है। सो यहाँ पे लॉ और बेपो भाई स्ट्रॉ हैट्स को ढूंढते हुए आए हो, क्योंकि भाई उनके पास है चॉपर जो कि यहाँ पे लॉ को ट्रीट कर सकता है। और मे भी यहाँ पे लॉ और बेपो को पता होगा कि स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक आइलैंड के अंदर तो रुकना पड़ता है जब तक उनका लॉ पोस्ट चेंज नहीं हो जाता। वेल इसके चांसेस थोड़े कम है, बट आई पर्सनली लाइक दिस आउटकम, क्योंकि भाई अगर ऐसा होता है तो फिर भाई लॉ के स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के अंदर जुड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो भाई लॉ के पास रोड पोनीलिफ की कॉपी भी नहीं है, और अगर अब वो पोनीलिफ की कॉपी लेने के लिए जाएगा तो उसे काफी टाइम लग जाएगा। और चलो मान लो यहाँ पे लूफी इसको कॉपी दे भी देगा, तो भाई लॉ के कैरेक्टर को देख के मुझे नहीं लगता कि वो उस कॉपी को लेगा। वेल अब आते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस एगहेड इंसिडेंट, जो कि है भाई एंशिएंट रोबोट, जो कि निका की हार्ट बीट को सुन के भाई एक्टिवेट हो गया था। सो जब लूफी अब जैसे ही वापस से निका फॉर्म में आएगा तो भाई उसे वापस से उसका पावर सोर्स मिल जाएगा, जिसको वेगापंक कब से खो जाता कि आखिर रोबोट चलता कैसे है। और क्योंकि अब जो वेगा फोर्स 1 है वो भाई सनी को उड़ा के नहीं ले जा सकता, और क्योंकि जो वेगा फोर्स 1 है वो भाई एंशिएंट रोबोट के मॉडल पे ही बना था। सो भाई उस रोबोट के उड़ने की पॉसिबिलिटी को कंसीडर करें तो ये रोबोट भाई एगहेड से एस्केप करने में मदद कर सकता है, अगर यहाँ पे ड्रैगन नहीं आता है तो, और स्ट्रॉ हैट्स के पास यहाँ पे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है तो। विच मीन्स एंशिएंट रोबोट को हम एल्बाफ में जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए स्ट्रॉ हैट्स की वही नेक्स्ट लोकेशन है, क्योंकि एल्बाफ से स्ट्रॉ हैट्स और वन पीस के काफी सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। सो भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस साल भाई हमारा 100 की कंप्लीट करने का गोल रहेगा। वेल शायद ही पूरा हो पाए, पर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा भाई कि तुम लोग को अच्छा कंटेंट देखने को मिल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।